हेलो गाइस, वेलकम अगेन। तो आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स का एक टॉपिक जो है इलेक्ट्रिक करंट, उसके बारे में सीखेंगे। तो टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रिक करंट के रिलेटेड टर्म्स, उसका डेरिवेशंस, फिर उसके जो इंट्रोडक्शन है पूरा इलेक्ट्रिक करंट, इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये चैप्टर का नेम है। तो इसका पूरा इंट्रोडक्शन ही आज हम देखेंगे। तो फर्स्ट पार्ट है इंट्रोडक्टरी पार्ट। तो जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो क्या होता है, अगर मैं उसका मीन्स टेक्सचुअल डेफिनेशन नहीं, ऐसे ही हम लोग बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट यानी क्या, तो उसको हम बोलेंगे द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जब फ्लो करते हैं तो उन्हें कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो ये बात हुई मतलब लेमेन्स लैंग्वेज में। अगर हम लोग टेक्सचुअल डेफिनेशन बोले तो क्या है, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। यानी क्या, जो इलेक्ट्रो चार्ज का जो फ्लो है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी वो कंडक्टर में, वायर में, पर यूनिट टाइम यानी एक टाइम में कितना फ्लो होता है, तो इसका जो रेशियो है उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल आई, और इलेक्ट्रिक चार्ज जिसको हम डिनोट करते हैं क्यू कैपिटल, और अपॉन टाइम तो इसका हम लोग को मिलेगा यूनिट्स एम्पियर। अभी कोलम जो क्यू है, इलेक्ट्रिक क्या है, इसका है यूनिट कोलम अपॉन सेकेंड यानी कोलम पर सेकेंड। लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक करंट फाइंड आउट किया था एम्पियर, जो साइंटिस्ट नेम है, साइंटिस्ट का नेम है एम्पियर, और उस साइंटिस्ट को ऑनर यानी रिस्पेक्ट देने के लिए उसका नाम ये यूनिट्स को दिया गया। अब बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, यानी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक करंट ऐसे ही फ्लो नहीं होता, तो जो करंट फ्लो होता है उसको हेल्प कौन करता है फ्लो होने के लिए, तो वो है पोटेंशियल डिफरेंस। तो आपका जो टेक्स्ट बुक का डेफिनेशन है, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट फ्रॉम वन क्रॉस सेक्शन, जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होता है यानी एक जार से यहाँ, उसको इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। लेकिन आपको पता रहेगा कि वर्क डन इज इक्वल्स टू अप्लाइड फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट कॉज, उसको जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसको वर्क कहते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या वर्क हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, यहाँ से यहाँ फ्लो होके यहाँ पर है, तो इनको यहाँ पर जो वर्क हो रहा है, जो वर्क हो रहा है उसको हम कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। द वर्क डन टू मूव अ चार्ज फ्रॉम एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, यानी प्लस से माइनस जो फ्लो होता है उसको कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसको मैं लिखूंगा पी डी, पोटेंशियल डिफरेंस शॉर्टकट, और इसको हम लोग डोनेट करते हैं कैपिटल वी से, डिनोट करते हैं कैपिटल वी से। इसका फॉर्मूला क्या है, वर्क डन पर चार्ज, मतलब वर्क डन पर चार्ज, और इसको, और ये इसका फॉर्मूला है पोटेंशियल डिफरेंस का। तो अभी पोटेंशियल डिफरेंस, और अभी ये हमें इलेक्ट्रिक चार्ज के जो इसमें 10th स्टैंडर्ड है उसमें इंट्रोडक्शन में ये ओम्स लॉ का नहीं है, लेकिन मैं आपको, अगर हम लोग को न्यूमेरिकल्स में आगे यूज होगा ओम्स लॉ कि व्हाट इज द ओम्स लॉ, तो ये हम लोग को सीखना है। इसलिए मैं आपको पहले ही आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट में बता देता हूँ कि ओम्स लॉ क्या होता है। तो ओम्स एक साइंटिस्ट था जिसने, जॉर्ज ओम, तो उसने एक लॉ किया था कि लॉज बनाया था कि रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो लॉ क्या था, इलेक्ट्रिक करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, यानी इलेक्ट्रिक करंट अगर बढ़ेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा, और पोटेंशियल डिफरेंस कम तो इलेक्ट्रिक करंट भी कम। तो ये एक सादा लॉ है, सिंपल सा लॉ। तो उसने क्या कहा कि जो लॉ, ये सब चेंजेस तो होता है, लेकिन जो कंडक्टर है, वायर है, कॉपर का वायर है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। जैसे उसका टेम्परेचर है, उसका लेंथ है, ये सब कांस्टेंट रहेगा। तो अगर हम लोग उसको मैथमेटिकली लिखेंगे उसका कि ये आई यानी इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वी यानी पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर हम लोग उसको ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन निकाल के इक्वल्स टू का साइन डालेंगे, और आर वी, आर यानी रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस यानी क्या कि कोई भी चीज को अपोज करना, रेजिस्टेंस यानी क्या, कोई भी चीज को अपोज करना। तो ये कांस्टेंट रहता है, इसलिए हम लोग ने इक्वल्स टू करके ये डाला, आर इक्वल्स टू आई बाय वी, आई अपॉन वी, और ये इसका फॉर्मूला है ओम्स लॉ का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है क्योंकि आगे हमें डेरिवेशन में भी काम आएगा।
तो ये तीन टर्म है इलेक्ट्रिक करंट के रिलेटेड, तो ये हमने सीखे। फर्स्ट इलेक्ट्रिक करंट, फिर पोटेंशियल डिफरेंस, फिर ओम्स लॉ। फिर आगे हम देखेंगे कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अभी आपको पता रहेगा कि हम जब बल्ब जो रहता है, जो ऑरेंज लाइट देता है बल्ब, वो चालू करने के बाद फिर उसको स्विच ऑफ 5 मिनट तक ऑन रखने का, फिर स्विच ऑफ करके हम लोग उसको टच करेंगे, थोड़ा वो हीट मीन्स वो थोड़ा गर्म हो जाता है। तो ये इलेक्ट्रिक करंट से हीट एनर्जी, तो ये हीट इलेक्ट्रिक करंट जो है, यानी इलेक्ट्रिसिटी, यानी वो इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और वो कन्वर्ट हुआ हीट एनर्जी में। फिर हम लोग देखते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक सिगड़ी रहता है या फिर इलेक्ट्रिक तवा रहता है, जो हम लोग स्विच में करेंगे, ऑन करेंगे तो वो हीट होता है। तो ये जो है सब वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी इलेक्ट्रिक करंट से हीट एनर्जी। ये भाई हमको समझे कि इलेक्ट्रिक एनर्जी से हीट एनर्जी कन्वर्ट होता है। लेकिन अगर हम लोग को कोई बोलेगा कि कैलकुलेट करो कि कितना हीट एनर्जी रिलीज हुआ, तो वो काउंट करने के लिए, वो कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है जो हम डिराइव करेंगे। लेकिन उसके पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल वर्क डन, यानी मतलब पावर, इलेक्ट्रिकल पावर। अपने 9th स्टैंडर्ड में आपको एक टर्म था पावर। तो पावर आपने कैसा डिफाइन किया था? द रेट एट विच द वर्क डन, यानी क्या, वर्क अपॉन टाइम, यानी वर्क जो है वो काम कितना स्लो कितना फास्ट होता है। अभी स्लो फास्ट यानी टाइम आया, टाइम का कुछ रिलेशन है, यानी वर्क अपॉन टाइम, वर्क डन अपॉन टाइम। तो इलेक्ट्रिकल पावर यानी क्या, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन टाइम। तो वर्क और एनर्जी ये इक्विवेलेंट है। अगर आप वर्क की जगह एनर्जी भी लिख सकते हो और एनर्जी का वर्क भी लिख सकते हो, क्योंकि ये दोनों का, और उन दोनों का यूनिट्स भी सेम है, जूल्स। तो इलेक्ट्रिकल पावर मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं यहाँ पर, चलो ये कॉपी कर देता हूँ। ये तो लेसन का नाम है इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर, इसको मैं P डिनोट करता हूं, इक्वल्स टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड, कंज्यूम पर टाइम, पर टाइम में कितना एनर्जी कंज्यूम हुआ। तो P इक्वल्स एनर्जी अपॉन टाइम, इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपॉन टाइम। अभी इसका जो यूनिट है वो वॉट्स में आता है, वॉट्स। तो आगे हम देखेंगे कि ये हीट एनर्जी से क्या होता है। तो हीट एनर्जी जो है वो क्या है, हीट एनर्जी का जो फॉर्मूला है, हीट एनर्जी, हीट एनर्जी इक्वल्स टू P इंटू टी, P इंटू टी। अभी जो इसको भी आप साइड में रखो, और ये एनर्जी है और ये टाइम है। मैंने आपको बोला था कि एनर्जी को हम लोग वर्क भी लिख सकते हैं, तो वर्क अपॉन टाइम, ये हीट एनर्जी का भी साइड में रखते हैं, कंफ्यूजन हो जाता है। पावर इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन टाइम, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अभी एनर्जी वर्क भी होते हैं, मैंने आपको बोला, तो वर्क अपॉन टाइम। अभी वर्क जो है, अभी वर्क, ये आपको फॉर्मूला याद आ रहा होगा, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज। तो वर्क का इसमें से फॉर्मूला क्या हुआ, वर्क इक्वल्स टू V बाय क्यू। तो अगर हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे V बाय क्यू को, तो हमें आंसर क्या आएगा, Q बाय I इंटू टी। ये हमें आएगा, क्योंकि Q अपॉन I अपॉन टी, तो I को हम लोग ने नीचे लिया तो T। अभी Q अपॉन I क्या है, Q अपॉन सॉरी T, सॉरी यहाँ पर V आएगा ना, V है, सॉरी, Q अपॉन V, ये दोनों को, ये जो Q अपॉन V और Q अपॉन T। अभी अगर हम लोग Q अपॉन, अगर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, Q अपॉन T इंटू V अपॉन में, बात एक ही है ना, T इंटू V हो जाएगा, तो वी टी, Q अपॉन वी टी, और यहाँ पर भी Q अपॉन वी टी। तो मैंने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया, रीअरेंज करके लिखा। अभी Q अपॉन T क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। आपको फॉर्मूला याद होगा, इलेक्ट्रिक करंट इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टी। तो हम लोग ने क्या लिखा, P, P इक्वल्स ये I, तो V इंटू I, पावर इक्वल्स V इंटू I।
तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रूव दैट पावर इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पर हमें प्रूव करने आता है, तो पहले ये सब पहले डेफिनेशंस लिखने का सबका, फिर ऐसे फुल फॉर्म में लिखने का ये सब। तो हम लोग के पास ये P इक्वल्स टू V इंटू आई मिल गया। तो आगे हम अभी सॉल्व कर सकते हैं इजीली। अभी आगे जो हम डेरिवेशन लिखने वाले हैं हीट एनर्जी का, तो हीट एनर्जी इज इक्वल्स टू पावर इंटू टाइम। अभी पावर का हमें फॉर्मूला क्या मिलता है, V इंटू आई, V इंटू आई इंटू टाइम। अभी डॉट नहीं है, ये इंटू का साइन है, ये इंटू का साइन है, इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसको हम लोग डॉट में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी ओम्स लॉ क्या कहता है, R इक्वल्स V अपॉन आई, करेक्ट। तो हमने ऐसे लिखा था I इक्वल्स आर वी, तो R इक्वल्स आई अपॉन वी, तो ये हमारा फॉर्मूला होगा R का। तो यहाँ पर हमें क्या पूछा है, V। अभी देखो यहाँ पर दोनों भी टर्म है, तो हम लोग I को लेते हैं, I इक्वल्स आर इंटू वी। तो हम लोग को फॉर्मूला क्या मिलता है, I की जगह R इंटू वी, R इंटू वी इंटू टी। यहाँ पर V दो बार है, तो उसको ऐसे लिखेंगे R इंटू वी स्क्वायर इंटू टी। तो ये हमें ऐसे फॉर्मूला इसका मिलता है। ये एक फॉर्मूला हो गया, लेकिन हम लोग को टेक्स्ट बुक में ऐसा नहीं दिया है। हम लोग को टेक्स्ट बुक में ये जो ओम्स लॉ है वो V के फॉर्म में दिया है। यानी कैसा दिया है, अगर ये V है, V को इधर रहने दो और I को नीचे लेके आएंगे। अभी ये जो V इंटू आई इंटू टी आ गया, अभी हम लोग को ओम्स लॉ करना है। ओम्स लॉ क्या कहता है, R इक्वल्स V अपॉन आई। अगर हम लोग I को यहाँ पर लेंगे, V ये R है, अभी हम लोग को V का वैल्यू चाहिए, तो V इधर रखेंगे और I को, तो V इक्वल्स टू आई आर। अभी ये V के जगह अगर हम लोग आई आर सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये I और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। तो हीट एनर्जी इक्वल्स, तो हमें हीट एनर्जी कितना रिलीज हुआ, तो वो अगर फाइंड आउट करना रहेगा, तो जो इलेक्ट्रिक करंट है उसको स्क्वायर करने का, मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस और मल्टीप्लाई बाय टाइम टेकन, तो हमें हीट एनर्जी मिलेगा। और इसी के चलते एक जूल्स लॉ है। जूल्स लॉ क्या कहता है, द हीट एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, हीट एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। Heat energy is directly proportional to the square of electric current, the resistance of the conductor and time taken by the current to flow। तो ये अगर इन तीनों में से कोई भी कुछ भी बढ़ा तो हीट एनर्जी भी बढ़ेगा। तो ये था हीट एनर्जी का फॉर डेरिवेशन, ये भी हम लोग को पूछा जाता है एग्जाम में। फिर आगे हम लोग देखेंगे कि इसका जो कॉपर होता है, कॉपर वायर, तो वो जो कॉइल्ड रहता है, अगर हम लोग देखेंगे तो ये जो वायर रहता है ना, उसमें से कॉइल्ड रहता है। तो ये जो फिलामेंटस होता है, जो बल्ब रहता है, जो हमारा बल्ब रहता है, वो जो एकदम वो जो हीट हो गर्म हो जाता है, तो वो बल्ब का अगर हम लोग देखेंगे तो उसके अंदर ऐसा वायर रहता है और वो राउंड अप किया रहता है कॉइल जैसा। तो वो जो मेटल रहता है वो होता है टंगस्टन। अभी ये टंगस्टन जो होता है ना, उसका बहुत रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा रहता है। तो जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा हीट एनर्जी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा हीट। अभी हीट एनर्जी निकलेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, तो जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा उतना वो टंगस्टन का मेल्ट होने का पॉसिबिलिटी भी है। तो इसलिए टंगस्टन को इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि ये जितना ज्यादा रेजिस्टेंस
है, इसलिए उसका ज्यादा रेजिस्टेंस है, ज्यादा हीट एनर्जी निकलेगा। और जितना ज्यादा हीट, यानी वो जितना बहुत ही हीट निकलता है, यानी टेम्परेचर भी निकलता है, तो उतना लाल हो जाता है। और इसकी वजह से हम लोग को जो येलो लाइट मिलता है, वो येलो लाइट उसी की वजह से मिलता है। हमें जो येलो लाइट मिलता है वो बल्ब से, वो इसी की वजह से मिलता है, ताकि वो हीट एनर्जी से लाइट एनर्जी प्रोड्यूस होता है। फिर आप बोलोगे कि वो इतना लाल हो जाता है तो वो मेल्ट क्यों नहीं हो जाता? तो टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, अराउंड 33,400 डिग्री सेल्सियस जितना उसका मेल्टिंग पॉइंट है। तो इसलिए वो इतना मेल्ट नहीं होता है, क्योंकि इसलिए तो हम लोग को टंगस्टन यूज करते हैं। तो हमें गिव रीजन पूछा जाता है कि व्हाई द टंगस्टन इज यूज्ड इन द बल्ब, तो वो पूरा लिखने का कि टंगस्टन का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, इट्स हीट एंड इट्स melting point is also high, तो ये सब that's why the tungsten filament is used in the bulb। अभी कभी क्या क्या होता है कि इंडिया में जो पोटेंशियल डिफरेंस, अभी जो हम लोग के जो इंडिया में, पूरा इंडिया में जितना कोई भी जो वायर चलता है, लाइव वायर है, उसका पोटेंशियल डिफरेंस काउंट करो। पोटेंशियल डिफरेंस आपको 220 वोल्ट्स मिलेगा। पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट्स है वोल्ट्स, VOLTS, वोल्ट्स। तो ये 220 वोल्ट्स ही रहेगा, क्योंकि ये एकदम कांस्टेंट है पूरे इंडिया में। आगे आपको समझ में आएगा कि वो सब कैसे। तो पूरे इंडिया में 220 वोल्ट ही कांस्टेंट है। तो अगर कुछ बाय चांस वोल्टेज फ्लक्चुएशन होता है तो टेम्परेचर ज्यादा बढ़ जाता है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा, तो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ा, रेजिस्टेंस बढ़ा, हीट एनर्जी बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा, मेल्ट हो गया। और वो मेल्ट होता है तो पूरा सर्किट कंप्लीट नहीं होता है, तो इसकी वजह से वो बल्ब मतलब खराब हो जाता है, चलता नहीं है। फिर कभी कभी क्या होता है, तो फिर क्या क्या होता है कि कभी कभी जो हम लोग सुबह एकदम अर्ली इन द मॉर्निंग गीजर चालू होता है, फिर आयनिंग चालू होता है, बहुत सब ऐसा जो हैवी हैवी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, बहुत पूरा बिल्डिंग में चालू है, तो पूरा लोड बढ़ जाता है, इलेक्ट्रिक करंट का लोड बढ़ जाता है। गीजर के लिए, आयनिंग के लिए, रेफ्रिजरेटर के लिए, टोस्टर के लिए, मिक्सर के लिए, सब बहुत यूज होता है। तो क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक करंट का जो लोड है ना, वो बढ़ जाता है। तो लोड बढ़ने से क्या होता है, इसको कहते हैं ओवरलोडिंग। ये ओवरलोडिंग होता है, तो इसलिए कभी कभी आपको पता रहेगा कि हम लोग को जो जब भी घर में रहता है तभी बहुत एसी चालू करते हैं, तो लाइट ऐसा हम लोग आजू बाजू में, अगर आपके घर पे घर के आजू बाजू में बिल्डिंग के ट्रांसफार्मर रहेगा, तो उधर ऐसा बहुत आवाज आता है और वो लाइट चला जाता है। तो इसी की वजह से, ताकि वो पूरा लोड ओवरलोड हो जाता है और ये पूरा वो वायर कैरी नहीं कर सकता, इसलिए वो वहां पर डिस्ट्रॉय हो जाता है, कोलैप्स हो जाता है। तो यही पूरा एक प्रिंसिपल है। तो आपको मैं बताता हूँ, अभी ये इलेक्ट्रिक बोर्ड नहीं है, हमारा जो बोर्ड होता है उसमें हम पिन डालते हैं, ये 3 पिन है। तो ये जो 3 वश में रहता है, इसमें से इन दोनों में से एक लाइव वायर रहता है और एक न्यूट्रल वायर रहता है। हम लोग जो घर पे बैटरी यूज करते हैं, छोटा बैटरी 20 रुपए का, उसमें प्लस माइनस रहता है, लेकिन जो हमारे घर में जो करंट रहता है उसमें प्लस माइनस नहीं, इसमें लाइव वायर, न्यूट्रल वायर। लाइव वायर से करंट आएगा, पूरा सर्किट कंप्लीट करके न्यूट्रल वायर से चला जाएगा। और यहाँ पर एक जो रहता है वो अर्थिंग का वायर रहता है, वो अर्थिंग का वायर रहता है। अर्थिंग वायर, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर। तो कभी कभी क्या होता है कि लाइव वायर और अर्थ वायर है ना, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर, ये दोनों एक साथ कभी कभी आ जाते हैं, या फिर जो वायर के ऊपर का जो प्लास्टिक रहता है वो खराब हो जाता है, तो वो कभी कभी जल जाता है, तो वो दोनों साथ में आ जाते हैं। तो यहाँ से करंट जा रहा है, यहाँ से आ रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन एक साथ आ जाते हैं, और इससे क्या होता है कि बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं और इससे ज्यादा हीट बढ़ता है और वो स्पार्कलिंग होता है। और अगर आजू बाजू में कोई कर्टन से जो जल्दी जो स्पार्क्स को पकड़ लेते हैं, स्पार्कलिंग्स को, तो आग लगता है, और इसी को कहते हैं शॉर्ट सर्किट। तो शॉर्ट सर्किट क्या होता है आपको पता है, वो रहेगा कि जो लाइव वायर और न्यूट्रल वायर एक साथ आते हैं तो शॉर्ट सर्किट होता है। अभी ओवरलोडिंग को हम लोग अवॉइड करने के लिए क्या यूज करते हैं, पहले तो मैं आपको बताता हूँ फ्यूज वायर है ना, फ्यूज वायर वो आपको पता है। अभी जो भी वीडियो देख रहे हैं वो बाद वीडियो खत्म होने के बाद एक एक्सपेरिमेंट करना है कि पूरा बिल्डिंग का जो मीटर रहता है वहां पर है ना एक ऐसा फ्यूज जैसा रहता है, मैं आपको इधर एग्जांपल दिख रहा है फ्यूज वायर जैसा। तो वो फ्यूज रहता है ना, वो सिरेमिक्स का बनता है और बीच में उनका एक वायर रहता है, उसका कैपेसिटी रहता है 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, 15 एम्पियर, 15 एम्पियर, 25 एम्पियर। तो वो पर्टिकुलर अमाउंट से ज्यादा अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है
तो वो मेल्ट हो जाता है और फिर करंट फ्लो नहीं होता है और आगे डिस्ट्रॉय नहीं होता है हमारे घर में। तो डिस्ट्रॉय ना होने की वजह से वो पहले ही लाइट वहां पर कनेक्शन कट जाता है और फिर हमें वापस वो निकाल के फिट करके वो हम लोग को वहां पर लगाना पड़ता है। तो ये एक सेफ्टी मेजर्स है। लेकिन अभी क्या यूज होता है, एमसीबी, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। आपको ये फोटो दिख रहा है यहाँ पर। तो क्या होता है उसमें कि जो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होते हैं ना, उन लोग वो कैसे रहते हैं, अभी ओवरलोडिंग हो गया ना तो ऐसा ट्रिप नीचे हो जाता है, वो ऊपर रहता है फिर वो ट्रिप नीचे हो जाता है। तो फिर क्या होता है, पूरा कनेक्शन बंद हो जाता है। फिर हम लोग को सब कनेक्शन ऑफ करना पड़ता है। फिर वो जो ट्रिप हुआ रहता है एमसीबी, उसको वापस ऊपर करने का, फिर एक एक करके चालू करने का। तो इससे ओवरलोडिंग अवॉइड कर सकते हैं और हम लोग का जो डिस्ट्रॉय होता है वो कम हो सकता है। तो इससे हम लोग को ये सेफ्टी मेजर्स है इलेक्ट्रिक करंट के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इलेक्ट्रिक करंट के और भी आगे कुछ, जो उससे क्या होता है मैग्नेटिक इफेक्ट। तो ये वीडियो के लिए बस इतना ही। प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।